मैं अंकित तिवारी जी के साथ बैठा हूँ और आप मीडिया डिक्शनरी के लिए काफ़ी कुछ चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। हम आज बातचीत कर रहे थे भारत की परिस्थितियों को लेकर के भी और उसमें गांधी की भूमिका को भी लेकर के भी। तो उसमें आज आपने कहा कि इस मीडिया डिक्शनरी के लिए भी हम लोग कुछ इस बातचीत में इस संदर्भ को इकट्ठा करें। गांधी की भूमिका जैसा हम किताबों में पढ़ करके और देखते हैं, और ये चीज़ विश्व स्तर पर, भारत के ही स्तर पर नहीं, गांधी को महत्वपूर्ण पूरा विश्व मानता है। जिन देशों में गांधी कभी नहीं गए, एक अनुमान है कि 100 से अधिक देशों में गांधी की मूर्तियां हैं। और तमाम लोगों की क्या कहें, ऐसे मैंने भी प्रत्यक्ष रूप से कुछ ऐसे लोगों से मिला है जो ये अगर कहते रहे कि मैं इंडिया से आया हूँ और कोई न जान पाए, तो वो ये कह दे कि मैं गांधी के देश से आया हूँ, लोग झट से जान जाते हैं कि वो कहाँ से आए हैं। तो गांधी अपने आप में एक बहुत बड़ी पहचान है हम सभी के लिए, और हमें आइडेंटिफाई कर देते हैं। ये हमारा एक गरिमा है, एक गौरव है गांधी के रूप में। गांधी का जीवन अगर हम देखते हैं, जो मुझे भी प्रभावित करता है, सत्य, अहिंसा, सर्वोदय, सत्याग्रह उनके जीवन के मुख्य शब्द हैं। लेकिन इसको राजनीतिक रूप से जीने की जो उन्होंने कोशिश की, राजनीति वो जो उस गरीब और भूखे लोगों के लिए की जाती है, उनके लिए खड़े होने की जो बात होती है, पूरी तरह से किसी भी प्रकार की दुर्भावना से मुक्त, कूटनीति से मुक्त, और जिससे लड़ना हो उससे भी कूटनीति से मुक्त, दुर्भावना से मुक्त, वो एक अलग तरह की राजनीति जो दिखाई देती है। दक्षिण अफ्रीका से शुरुआत होती है। गांधी के जीवन की जो पुरानी बातें भी हैं, लेकिन व्यापक रूप से जो सामाजिक जीवन की शुरुआत होती है, जो एक युवा वकील दक्षिण अफ्रीका में, गांधी जी तो दक्षिण अफ्रीका में एक नौकरी के लिए गए थे युवा वकील के रूप में, और वहाँ पर जो परिस्थितियाँ थी यहाँ से गए हुए लोगों की, जो भारत से रोजगार के नाम पर ले जाए गए थे, अगर उस समय की परिस्थिति को देखें तो अंग्रेजी राज का कर कानून था, टैक्स का कानून था, उसमें भारत बेहद गरीब हो चुका था। भारत की बड़ी आबादी बेरोजगार और गरीबी से ग्रस्त थी। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका के लोगों, अंग्रेज़ों को अपने रोज़गार के लिए, अपने उद्योग के लिए, रोज़गार के नहीं कहूँगा, उनको अपने उद्योग धंधों के लिए, खेती के लिए सस्ते मजदूर चाहिए थे। वो भारत से उनको बरगला करके लेके गए कि वहाँ अच्छा काम है, ढेर सारा काम है, लेकिन वो बड़े ही विकट परिस्थितियों में दक्षिण अफ्रीका में लोग रहे। उनकी समस्याओं को गांधी ने देखा और वहाँ पर उन समस्याओं को देख करके फिर उनके लिए लड़ाई लड़ी। सर्वोदय और सत्याग्रह का एक बहुत बड़ा प्रयोग दुनिया ने पहली बार देखा कि बनाए हुए कानून को वो जनता वापस करवा सकती है जिसके पेट में भोजन नहीं है, शरीर पर कपड़े नहीं हैं, और सत्ता को मजबूर कर देती है कि वो कानून को वापस ले। ये एक पहला प्रयोग दुनिया ने एक नए तरीके से देखा था। भारत में आने के बाद भी गांधी ने इस अपने प्रयोग को जारी रखा, क्योंकि यहाँ भी वैसी ही परिस्थितियाँ थी, और जो संघर्ष था वो आम जन के बीच लगातार बना रहा। उन्होंने जो संघर्ष के अपने उपकरण खड़े किए, जिसमें उपवास था, नील था, सूत, चरखा, ये सब गरीबों के ही जीने के साधन थे। उन्हीं जीने के साधनों को अपने संघर्ष का हथियार बनाया। सुभाष चंद्र बोस, अगर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, तो
ये भी अपने आप में सोचने की बात है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। राष्ट्र की संकल्पना बहुत पुरानी नहीं है, आदिकालीन नहीं है। 16वीं शताब्दी के बाद आता है विश्व स्तर पर, खास करके यूरोप से, जहाँ पर उसके पहले तो ये स्थिति थी कि एक राजा है और उसकी तलवार की ताकत जहाँ तक है उसका राज्य है, और उसकी जो वो जिसे वो प्रजा कहता है उस प्रजा से वो कर कितना वसूल सकता है, वो एक सिस्टम था। लेकिन एक राष्ट्र की संकल्पना 16वीं शताब्दी के बाद आती है, जिसमें उसकी एक अपनी संप्रभुता और जिसमें वहाँ के लोग अपने स्वतंत्रता, स्वावलंबन और अपने स्वाभिमान के साथ खुद निर्णय कर सकें, और उसकी एक राष्ट्र के रूप में पहचान जो उस देश में रहते हैं और जो उस देश के बाहर रहते हैं, उन दोनों के लिए एक राष्ट्र के रूप में पहचान बने। एक ऐसी पहचान राष्ट्र के निर्माण में पश्चिम से आती है, और ऐसा ही पहचान देश के लोग महसूस कर पाएँ कि हम भारत के लोग हैं। भारत में गांधी के आने से पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ तमाम लड़ाइयाँ थीं, एक साथ नहीं था। अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग राजघरानों के जो लोग थे वो अपने अलग अलग लड़ाइयों को लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों से अलग अलग तरीके से लड़ रहे थे। लेकिन भारत में जब गांधी आते हैं, इन सबको एक करते हुए, खास करके जब ये चरखा आंदोलन शुरू होता है इनका, और चरखा समिति का निर्माण होता है, तमाम आदिवासियों बेल्ट से ले करके तमिल में, बंगाल में, केरल में, आसाम में, कश्मीर में, देश के हर हिस्से में वो खादी के आश्रम खुलते हैं, और छोटे छोटे तमाम उद्योगों को, जो स्थानीय उद्योगों को जोड़ने का काम होता है, और उनके उत्पादन को वो गांधी के उस विचार से एकत्रित किया जाता है, उसके बिक्री का रास्ता बनाया जाता है, सबको रोज़गार की सुरक्षा मिलने लगती है, और एक भरोसा पैदा होता है इस पूरे भारत की भूमि के लोगों को, जिसमें उनको अपने रोज़गार की सुरक्षा दिखाई देती है, अपने भाषा की सुरक्षा, अपनी परंपराओं की सुरक्षा। तो ये जो परिस्थितियाँ बनी गांधी विचार से जुड़े हुए खादी आश्रमों की, जिसको बाद में गांधी आश्रम कहा जाने लगा, पूरे हर वर्ग के लोगों को तक ये बात जाने लगी कि हम एक भारत का सपना देखते हैं, और उस भारत में हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारा रोज़गार सुरक्षित होगा। इस सुरक्षा के भरोसे पर जो भारत का सपना ये पूरा ज़मीन देखता है, वो निश्चित रूप से एक संप्रभु राष्ट्र की कल्पना करने लगता है, जिसमें भारत की कल्पना बनती है। और इसको महसूस किया होगा सुभाष चंद्र बोस ने, तभी उन्होंने कहा होगा कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्र के पिता हैं, निर्माता हैं, सबको भारत का सपना दिखाने वाले हैं। और बाद में ये लाइन भी कही गई थी कि भारत की एकता का मतलब है कि उन सभी की एकता जो भारत में विश्वास करते हैं, जो भारत में भरोसा करते हैं। तो भारत में विश्वास और भारत में भरोसा पैदा करने की जो मुहिम गांधी की थी, उसको सभी ने महसूस किया है। भारत के हर बुद्धिजीवी ने, जो उनको पढ़ा है, जो उनको जानता है, इस बात को महसूस करता है कि इस देश का, उस वक्त का हर व्यक्ति भारत को अपनी पहचान के रूप में जानने लगे, भारत में ही अपनी सुरक्षा और सम्मान और आज़ादी महसूस करने लगे। ये एक बहुत बड़ा योगदान गांधी का है।